हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने वाले हैं जो आज से पहले आप तक कभी भी आने नहीं दिए गए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, गाइस देखो, बचपन से ही हमें ये पढ़ाया जाता है कि एक टाइम पर हमारा जो देश भारत है ना, ये सोने की चिड़िया हुआ करता था। एंड इवन बहुत से लोगों को तो ये भी लगता है कि भाई पुराने समय में ना नेचुरली इंडिया में बहुत ज्यादा सोना मिला करता था, जिसको ही लूट कर जो है वो विदेशी ले गए और हमारे हम सोने की चिड़िया नहीं रहे। बट टेक्निकली अगर आप अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि देखो, नेचुरली इतनी ज्यादा खदानें भी इंडिया के पास नहीं थी जिसकी वजह से आप उसे सोने की चिड़िया कह सके। हकीकत में हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े कंट्री थे ना, वो भैया खुद से ही हमारे पास आकर ही कहते थे कि हमारा सोना आप रख लीजिए। अब आखिर ये इकोसिस्टम कैसे काम करता था, चलिए वो बताता हूं। तो देखो गाइस, अगर शुरुआती दौर में पूरी दुनिया में अगर कोई भी देश कोई नया ट्रेंड सेट करता था ना, तो भाई साहब उस देश का नाम हुआ करता था भारत। फिर वो चाहे फैशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मेडिकेशन हो, फूड हो या फिर कोई भी अलग सेक्टर। पर क्यों? तो देखो गाइस, अगर इस चीज को यहां बैठकर मैं बोलूंगा तो शायद आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि भाई तू तो इंडियन है, शायद इसलिए इस चीज को बोल रहा होगा। तो इसीलिए ना मैं शुरुआत ही करना चाहता हूं रोमन कमांडर प्लिनी द एल्डर के स्टेटमेंट से, जिसमें वैसे उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया है कि जो रोम था ना, उसका पूरा का पूरा सोना हर साल जाकर गिरता था हमारे देश भारत में। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप पास्ट ट्रेंड को भी उठाकर देखोगे ना, तो आपको यह पता चलेगा कि फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक अरेबियन कंट्रीज हो गए, फ्रांस हो गया या अपना जो रोम हो गया ना, और दुनिया के ऑलमोस्ट सभी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज थे भाई साहब, वो भर भर कर ना गोल्ड सिर्फ भारत को ही दिया करते थे। और देखो, ऐसा इसलिए था क्योंकि मसालों की खोज और उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है शुरुआती दौर में सिर्फ हम इंडियंस को ही पता था, और इसलिए भी किस डिश में कौन सा मसाला डलेगा और वो डिश वर्ल्ड वाइड किस तरीके से बेची जाएगी, ये ट्रेंड उस समय हमारा देश भारत ही सेट करता था। अब देखो गाइस, बात अगर मैं फैशन की भी करूं तो आज की डेट में क्या होता है कि जो फैशन है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज इसका ट्रेंड जो है वो सेट करते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था, क्योंकि शुरुआती दौर में इंडिया में बनने वाले सी थ्रू कपड़े पूरी ही दुनिया में भाई साहब बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे, जिसकी चलते हुए पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे ना, ये शिप्स को लेकर आते थे, सोने को लाद कर वो सोना हमें देते थे और हमारे जो सिल्क के सी थ्रू कपड़े थे उनको ले जाया करते थे। तो टेक्निकली उस समय पर कौन सा देश किस तरीके के फैशन को पहनेगा, कौन सा कपड़ा किस तरीके का दिखेगा, वो भाई साहब हम सेट किया करते थे और वो लोग हमें फॉलो करते थे। अब देखो गाइस, अगर मैं बात मेडिकेशन की भी करूं ना, तो हमारा जो आयुर्वेद था वो उस समय पर दुनिया के सबसे ज्यादा हाईटेक मेडिकेशन माना जाता था, जिसके चलते हुए आज जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो अपना इलाज कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूएस भाग जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया भाग जाते हैं। ठीक उसी समय पर ना ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के लोग अपना सबसे सही इलाज कराने के लिए सीधा इंडिया आया करते थे। और देखो, ये वो एक सबसे बड़ा कारण भी था जिसके चलते हुए, क्योंकि उस समय इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो थे वो गोल्ड की तर्ज पर किए जाते थे, तो भारत के पास भाई लिटरली इतना ज्यादा गोल्ड हो गया था कि एक टाइम पर भारत को ना सोने की चिड़िया कहा जाता था। बट गाइस देखो, अनफॉर्चुनेटली आगे चलकर ना हम हमारी ही इस धरोहर को प्रैक्टिकली संभाल नहीं पाए, जिसके चलते हुए ये जो ट्रेंड सेटर वाला जो पैटर्न था ना, ये टोटली वेस्ट में शिफ्ट हो गया। और आज देखो, वो डिसाइड करते हैं कि फैशन किस तरीके का जाएगा, फास्ट फूड में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, और लिटरली उस चीज को काफी हद तक हम लोग इन्फ्लुएंस करके कैरी भी करते हैं। हम हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं। लेकिन पास्ट समय पर जो था ना, ये सारी ही चीजें इंडिया से सेट होती थी। बट ठीक है, हम फिर से मेहनत कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली दोबारा से हम इस चीज को यहां पर शिफ्ट करेंगे ही। तो अब अगर आपने अपने देश भारत के बारे में कुछ नया जाना हो और आपको भी इंडियन होने पर प्राउड फील हुआ हो, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2, गाइस अभी जो मैं बोलने वाला हूं ना, वो आपने 110% ऑब्जर्व तो जरूर किया होगा, लेकिन उसके बारे में कभी डीपली सोचा नहीं होगा। और वो ये है कि बात चाहे पास्ट की जाए या फिर प्रेजेंट डेट की जाए, अगर 100 सक्सेसफुल साइंटिस्ट को खड़ा किया जाएगा ना, तो उसमें से भाई साहब ऑलमोस्ट 80% हमें मर्द दिखाई देंगे, जबकि 20% लड़कियां। लेकिन बात देखो, स्पीशी तो एक ही है ना, इंसान की। तो फिर आखिर जेंडर के आधार पर ये रेशो वर्ल्ड वाइड हमारे सामने आ ही कैसे जाता है? तो देखो गाइस, इस चीज को बताने से पहले मैं क्लियरली बोल दूं कि भाई देखो, मैं इंटेंशनली किसी को भी हर्ट नहीं कर रहा हूं, बस जो नेचर ने हमें दिया है ना, मैं बस आपको वही बता रहा हूं। तो देखो गाइस, इस कंडीशन में होता क्या है कि क्योंकि जो लेडीज का दिमाग होता है ना, वो कलरों को मर्दों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे लेवल पर देखता है, और उनकी यही क्वालिटी इस सेक्टर में उन्हें हम मर्दों से पीछे कर देती है।
है। तो देखो इस होता क्या है, हमारे दिमाग पर भी ना एक लिमिटेड पावर सोर्स है। ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड पावर आए चले जा रही है और हमारा दिमाग इस्तेमाल करता चला जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब एक मर्द दुनिया को देखता है और जब एक औरत दुनिया को देखती है, तो क्योंकि औरतों को मर्दों के कंपैरिजन में ज्यादा कलर दिखाई दे रहे हैं, तो जो लेडीज का दिमाग होता है ना, वो कलर की डिटेलिंग करने में और ज्यादा एनर्जी और कैलकुलेशन की पावर को झोंक देता है। जबकि बात अगर मर्दों की जाए तो देखो हमें उतने ज्यादा कलर तो दिखाई देते नहीं है, तो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो एक्चुअली में उस काम में अपनी कैलकुलेशन पावर को झोंकता है जो काम हमें करने के लिए दिया गया है। एंड नेचुरली ये चीज सबकॉन्शियसली होती रहती है। तो देखो टेक्निकल बेसिस पर लड़कियों का दिमाग जिस भी चीज को देखने में जितनी ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर रहा होता है ना, मर्दों का दिमाग उतनी एनर्जी उस चीज में वेस्ट नहीं करता है। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोगों पर बचती है, हम इसी का ही इस्तेमाल कैलकुलेशन को इंप्रूव करने में करते हैं। और इसलिए भी साइंटिफिकली बात पूरे तरीके से क्लियर है भाई साहब कि जितने भी मर्द होते हैं ना, उनकी कैलकुलेशन पावर या फिर मैथ्स लड़कियों के कंपैरिजन में थोड़ी सी अच्छी होती है। और गाइस देखो यहीं पर ही हम मर्दों को ये एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है कि भले हम दुनिया को उतनी ज्यादा ब्राइट कलर्स में ना देख पाए, लेकिन जब बात कैलकुलेशन की या फिर थिंकिंग की आती है, तो समहाउ क्योंकि हमारे दिमाग पर नेचुरली ज्यादा एनर्जी मौजूद होती है, तो हम चीजों को जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आज की डेट में इस सेक्टर में अगर बात सक्सेसफुल साइंटिस्ट की आप करेंगे, तो ऑलमोस्ट मर्दों की जो पावर है या मर्दों की जो क्वांटिटी है, वो औरतों के कंपैरिजन में हमेशा ही ज्यादा बैठती है। एंड जो अभी मैंने बोला है भाई, वो साइंटिफिकली प्रूव है। और हाँ प्लीज इसको कलर ब्लाइंड वाले केस पे मत लीजिएगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो दिमागी नहीं होती है, बल्कि वो आंखों की होती है। तो इस केस में वहां पर उन लोगों को ये एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिल पाता। फैक्ट नंबर 1, गाइस क्या आपको पता है कि साल 1947 में हुई रोजवेल की घटना अभी तक की सबसे ऑथेंटिक ऐसी घटना है जिसमें लोगों के द्वारा यह माना जाता है कि किसी भी परजीवी का जो प्लेन था ना, वो हमारे प्लेनेट अर्थ पर क्रैश कर गया था। और देखो गाइस ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था ना, तो बहुत से लोग ना सिर्फ इसके चश्मदीद गवाह बने थे, बल्कि इस घटना से रिलेटेड एविडेंस बहुत से लोगों ने जुटाए भी थे। तो अल्टीमेटली गाइस मेरे ना दिमाग में शुरुआत से ही इस इंसिडेंट को लेकर ना बहुत ज्यादा उत्सुकता रही है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि भाई प्लेन क्रैश करा था, उसके अंदर कोई ना कोई परजीवी तो रहा ही होगा। इतना बड़ा इंसिडेंट है, इतने लोगों ने देखा था, तो क्या उन परजीवियों की या फिर उनकी कोई टेक्नोलॉजी की कभी तो कोई एक ऐसा एविडेंस होगा यार जो रिकॉर्ड किया गया होगा। मतलब वैज्ञानिकों ने बोला होगा कि देखो ये हमने रिकॉर्ड किया है, दुनिया के सामने लाने की कोशिश करी होगी, किसी ने तो कोशिश करी होगी ना। वेल गाइस देखो सच बात तो ये है कि जी हाँ, एक शख्स ने कोशिश की थी, बट वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो चलो आज थोड़ी सी उनकी मदद करते हैं। तो देखो गाइस सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जब इस चीज के ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू करा, तो मेरे सामने बार बार एक नाम आया जो था बॉयड। एक्चुअली में गाइस ये जो बॉयड थे ना, ये एरिया 51 के एक बहुत ज्यादा फेमस साइंटिस्ट थे। और इनके बारे में इंटरेस्टिंगली ये कहा जाता था कि रोजवेल के इंसिडेंट के बाद जो कुछ भी भाई एरिया 51 में साइंटिस्ट ने देखा था ना, बॉयड ने बाकायदा उसके एविडेंसेस को कलेक्ट किए थे और उनकी ना एक वीडियो क्लिप को भी शूट किया था। लेकिन देखो भाई लोगों, सच बात तो ये है कि जितनी भी रिसर्च मैंने करी थी, अभी रिसेंटली नहीं करी है, ये ना मैंने करी थी 2-2.5 महीने पहले, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है भाई एक वीडियो क्लिप ने, क्योंकि भाई मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन ना मुझे सामने से परमिशन नहीं मिल रही थी उस वीडियो क्लिप को अपने चैनल पर प्ले करने की। पर तुम्हारा भाई भी जिद्दी है, तो भाई मैंने और मेरी टीम ने लिटरली बहुत एफर्ट लगाया है और फाइनली वो वीडियो तो खैर देखो शायद 30 मिनट के आसपास की है, बट हमें ना 10 से 15 सेकंड का एक सेगमेंट की परमिशन मिल गई है कि भाई वो मैं अपने चैनल पर प्ले कर सकता हूं। और देखो गाइस आप इस वीडियो क्लिप में क्लियरली ये देख सकते हो कि कैसे उन्होंने सबसे पहले तो परजीवी के पैर की फोटो को कैमरा के सामने दिखाया, देन उसकी बॉडी को दिखाया, लास्ट उसके स्कल को दिखाया है। एंड इंटरेस्टिंगली वीडियो के इस सेगमेंट में ना बॉयड ने ये भी बताया कि इन परजीवियों की जो हाइट होती है वो 5 फुट से भी ज्यादा छोटी थी और इनकी जो रिप्स होती है वो हम इंसानों के कंपेरिजन में काफी ज्यादा कम थी। अब देखो गाइस सही बात तो ये है कि इस छोटी सी वीडियो क्लिप को अपने चैनल पर प्ले करने के लिए ना भाई मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए हैं और उन एफर्ट को लगाने के पीछे का रीजन भी भाई यही साइंटिस्ट हैं। एक्चुअली गाइस देखो सीन कुछ ऐसा है कि अगर आप इनके लेफ्ट पर थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एरिया 51 के ना ये जो साइंटिस्ट है ये नामी ग्रामी साइंटिस्ट है। तो एक इंसान जिसका नाम ऑलरेडी इतना ज्यादा फेमस है, भाई पर्सनली देखो मुझे नहीं लगता है कि वो इन तरीके की फर्जी चीजों को दुनिया के सामने लाकर अपने नाम को खराब करेगा। और ये वो सबसे बड़ा रीजन भी रहा है जिसके चलते हुए मुझे इस एविडेंस पर शक ना के बराबर है। सो गाइज अगर आपको मेरी और मेरी टीम के एफर्ट्स पसंद आए हो तो यार दिल खोलकर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए फ्री होती है लेकिन इससे हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है।